वक्फ कानून के विरोध में बंगाल में हुई हिंसा को पूरी दुनिया देख रही है। जलते हुए घर, तोड़ी गई दुकानें, हर तरफ चीख पुकार का मंजर और सड़क पर गश्त करते सुरक्षा बलों के जवान। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना की जमीनी हकीकत फिलवक्त यही है। हजारों लोग घर बार छोड़कर पलायन कर चुके हैं और केंद्र सरकार के साथ ही बंगाल का पूरा विपक्ष एक सुर में इस हिंसा के लिए ममता बनर्जी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा है। लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है कि ममता की चुप्पी की वजह से बंगाल जल उठा है, या फिर इसके पीछे है एक लंबी कहानी जिसके तार पड़ोसी देश बांग्लादेश में शेख हसीना के तख्तापलट से जाकर भी जुड़ते हैं? आखिर क्या है बंगाल में हुई हिंसा की असली कहानी, आज बताएंगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। पश्चिम बंगाल में हिंसा के लिए जब ममता सरकार पर उंगलियां उठीं तो ममता बनर्जी के मंत्री ने इस हिंसा के लिए बाहरी ताकतों को जिम्मेदार ठहरा दिया। जंगीपुर में कुछ लोग हैं, साउथ से हो सकता है ताल्लुक हो, या बीजेपी के लोग अंदर घुसे हुए हो, ये गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए काम कर रहे हैं। तब बीजेपी समेत सब ने एक सुर में यह दावा किया कि ममता बनर्जी की सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए बाहरी ताकतों, विदेशी ताकतों और बांग्लादेश पर ठीकरा फोड़ रही है। लेकिन अब केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली बीएसएफ यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भी दावा कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा के लिए बांग्लादेश के वो दो संगठन जिम्मेदार हैं जिन्हें शेख हसीना ने आतंकी घोषित कर रखा था, लेकिन मोहम्मद यूनुस ने उनसे प्रतिबंध हटा लिया है। इनमें से पहले आतंकी संगठन का नाम है जमात उल मुजाहिदीन बांग्लादेश यानी कि जेएमबी और दूसरा है अंसारुल्लाह बांग्ला टीम यानी कि एटीबी। शेख हसीना ने प्रधानमंत्री रहने के दौरान इन दोनों ही संगठनों को प्रतिबंधित संगठन के लिस्ट में शामिल कर रखा था और उनकी गतिविधियों पर रोक लगा रखी थी। लेकिन शेख हसीना के तख्तापलट के साथ ही मोहम्मद यूनुस की वापसी हुई और उन्होंने इन दोनों आतंकी संगठनों को काम करने की खुली छूट दे दी। नतीजा ये हुआ कि इन दोनों संगठनों ने अपने स्लीपर सेल को एक्टिवेट कर दिया और उनके स्लीपर सेल ने पश्चिम बंगाल में वक्फ कानून के विरोध के जरिए हिंसा की पूरी प्लानिंग कर दी। बीएसएफ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया है कि जमात उल मुजाहिदीन और अंसारुल्लाह बांग्ला टीम ने पिछले कुछ वक्त के दौरान बांग्लादेश से सटे जिले मुर्शिदाबाद और दक्षिण 24 परगना समेत कई इलाकों में वहां के मुस्लिम युवाओं को भड़काने का काम किया। इसके लिए इन आतंकी संगठनों ने वीडियो कॉल को हथियार बनाया और 12 से 25 साल के लड़कों को वक्फ के खिलाफ खूब भड़काया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश पर सेंट्रल फोर्स को मुर्शिदाबाद और दूसरे इलाकों में तैनाती का आदेश दिया गया। हाई कोर्ट के आदेश पर बीएसएफ की 9 और सीआरपीएफ की 6 कंपनियां हिंसा प्रभावित इलाकों में उतरी। लोगों से बातचीत के बाद केंद्रीय बल इस नतीजे पर पहुंचे कि हिंसा के लिए बांग्लादेश के ये दो आतंकी संगठन जिम्मेदार हैं। वहीं हिंसा वाले इलाके में जब केंद्रीय बलों ने मोर्चा संभाला तो हिंसा भी काबू में आई और लोगों में भरोसा भी लौटा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच ये भी है कि भले ही इस हिंसा के लिए बांग्लादेश के ये दो आतंकी संगठन जिम्मेदार हों, हिंसा को रोक ना पाने का ठीकरा तो ममता बनर्जी के सिर फूटेगा ही फूटेगा। अगर बीएसएफ बॉर्डर छोड़कर हिंसा प्रभावित इलाकों में जाकर लोगों से मिलकर ये जान सकती है कि हिंसा किसने की और किसके कहने पर हुई, तो ये काम ममता की पुलिस भी बखूबी कर सकती थी। चलिए, हिंसा की प्लानिंग की जानकारी ममता बनर्जी की पुलिस को नहीं हुई, लेकिन हिंसा को रोकने की कोशिश तो ममता की पुलिस कर ही सकती थी। पुलिस ने वो भी नहीं किया और खास तौर से उस मुर्शिदाबाद में नहीं किया जहां लोकसभा की 3 सीटें हैं और तीनों ही सांसद ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के ही हैं। जबकि दक्षिण 24 परगना में फुरफुरा शरीफ वाले अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेक्युलर फ्रंट के लोगों ने हिंसा की कोशिश की तो वक्त रहते ही पुलिस ने उनको पीट कर भगा दिया। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही ममता बनर्जी पर भी कि जो इलाके आपके हैं, जहां आपके वोटर हैं, वहां के हिंसा पर पुलिस खामोश हो जाती है और अब्बास सिद्दीकी के लोगों के सड़क पर उतरने से पहले ही पुलिस पहुंच जाती है, क्योंकि अब्बास सिद्दीकी ममता के राजनीतिक विरोधी हैं। लेकिन अभी वक्त सवाल उठाने से ज़्यादा शांति बहाली करने से है। इस शांति बहाली की कोशिश ममता के नेताओं को भी करनी होगी और ममता के विरोधी दलों के नेताओं को भी, क्योंकि उनकी राजनीति के बीच पिसता वो आम आदमी है
जो फिलवक्त अपना घर बार छोड़कर किसी शरणार्थी शिविर में रहने को मजबूर है। शुक्रिया, आप देख रहे थे एबीपी लाइव।